पहले आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस के बागी विधायक और निर्दलीय विधायक। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी ज्वाइन की इन सभी नेताओं ने। अरुण चुग और राजीव बिंदल ने बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई। इनके अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थे। शिमला से ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। तो प्रदीप, जिस तरह की चर्चाएं थी, सभी निर्दलीय विधायक, कांग्रेस के बागी विधायक, सब लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है दिल्ली में, और इसके बाद अब क्या सूरत होगी हिमाचल की सियासत की, वो आपसे समझना चाहते हैं प्रदीप। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो हुआ है और उसमें अनुराग ठाकुर जो मौजूद रहे और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। इसमें अभी जो कांग्रेस के 6 बागी, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और सूचना पहले यही थी कि निर्दलीय विधायक भी जिन्होंने पिछले कल ही इस्तीफा दिया है, इसकी ज्वाइनिंग उनकी होनी थी, लेकिन जिस वक्त 6 बागी विधायकों की ज्वाइनिंग हुई है उस वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं थे, तो संभवतः इंतजार किया जा रहा होगा कि जो इस वक्त जो इस्तीफा दिया है स्पीकर उसको एक बार स्वीकार करें, तो उसके बाद आगे ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हो। हालांकि ये भी सूचना है कि आज शाम को ये शिमला पहुंच सकते हैं और हालांकि ऑफिशियली इन्विटेशन अभी नहीं है, लेकिन सूचना है कि शिमला में एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जो कई दिनों से अटकलों का दौर चला हुआ था, उसमें बागियों की जो है वो भाजपा में जो है वो उनका सम्मिलित वो हो गए हैं और अब ये तय है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उनमें इन्होंने चुनाव लड़ना है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इनमें से कितनों को टिकट दिया जाता है या किसको टिकट नहीं दिया जाता है या कहीं और से टिकट दिया जाता है। ये तमाम चीजें भी देखने वाली बात है, लेकिन इतना दूर है कि जो सरगर्मियां कई दिनों से चली हुई थी और जो अटकलों का एक दौर चला हुआ था उस पर आज विराम लग गया है। जी मुमताज। तो जाहिर है एक चर्चा पर तो रोक लगी प्रदीप, लेकिन अब इसके बाद उपचुनाव को लेकर भी अब सरगर्मियां तेज होंगी, प्रतिक्रियाएं भी तेज होंगी। ज्वाइनिंग के बाद क्या कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? सीएम सुक्खू ने कुछ कहा है इस ज्वाइनिंग के बाद? बिल्कुल, देखिए अभी ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और संभवतः प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से किसी बड़े नेता की तरफ से जरूर आएगी, लेकिन जिस तरह से ये पूरा एपिसोड हुआ है और पिछले कल ही ये तय हो गया था कि आज जो बागी है वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, तो आज सुबह मुख्यमंत्री का जरूर उसमें एक ट्वीट इसमें आया है और उसमें सवाल उनकी तरफ से पूछे गए हैं और उन्होंने जो ये ज्वाइनिंग हुई है, जो ज्वाइन करने वाले नेता हैं उन पर भी सवाल उठाए हैं कि ये उस पार्टी में गए जिसने ओपीएस का विरोध किया, रिजल्ट जो है वो रुके रहे और उसके साथ साथ भर्तियों में जो पेपर लीक जैसे मामले हुए हैं, तो उस पार्टी में वो गए हैं। तो ये एक मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया में पोस्ट जो है वो दूर आई है। प्रदीप, अगर पार्टी अब यानी कि बीजेपी इन सभी को चुनाव लड़ाने का फैसला करेगी, तो इन तमाम सीट्स पर पहले से जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं या जो पहले से एस्पिरेंट्स हैं, जाहिर है ऐसे में बीजेपी के लिए भी यहाँ मुश्किल तो होगी। बिल्कुल, देखिए तालमेल बिठाना एक बड़ी मुश्किल होगी और जिस तरह से अगर इन सभी को टिकट भी दे दिए जाते हैं तो उस स्थिति में जो पहले से ही वहां पर कदावर नेता मौजूद हैं, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उनको गिना जाता है, पूर्व में मंत्री भी कई रहे हैं, तो ऐसे में उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अब पार्टी उनको बनाती है या फिर वो बागी होकर वो आगे उपचुनाव में निर्दलीय खड़े हो जाएं, तो ये भी भविष्य में इस तरह की तस्वीर भी सामने आ सकती है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बीजेपी के अपने हैं। चाहे हम उस लहर की बात करें जहाँ से दीपेंद्र भुट्टो बीजेपी में गए हैं, लेकिन यहाँ पर वीरेंद्र कंवर जो पूर्व मंत्री हैं एक मजबूत प्रत्याशी हैं। लाहौल स्पीति की बात करें जहाँ से रवि ठाकुर अब बीजेपी में गए हैं, यहाँ पर डॉक्टर रामलाल मार्कंडा ये पूर्व मंत्री हैं, तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि मजबूत प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां इनके पास हैं और ऐसे इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे और क्या उन कैंडिडेट्स को समायोजन जो हुआ है क्या उसको बढ़कर जो है उसको स्वीकार कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम
सुजानपुर की बात करें, जहां से राजेंद्र राणा बीजेपी में गए हैं, तो वहां पर पहले से ही राजेंद्र राणा का दबदबा वहां रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से बेशक वहां कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उभर कर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चुनौतियां वहां पर जरूर रहेगी। और इसी तरह से बस्तर की बात करें, इंद्रदत्त लखनपाल गए हैं, अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वहां पर बलदेव शर्मा भी चुनाव लड़ते आए हैं और उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी बीजेपी के पास जो चुनौतियां हैं। हमीरपुर सदर की ही बात करें, वहां से हालांकि निर्दलीय आशीष शर्मा वहां से चुनाव जीते हैं, पूर्व में वहां पर प्रोफेसर शिव कुमार धूमल भी चुनाव लड़ते आए हैं। तो ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंस सकता है, वर्कर की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, और अगर उसको मनाया नहीं गया तो निर्दलीय चुनाव के तौर पर वहां पर उम्मीदवार उठ सकते हैं, और ऐसी स्थिति बनी तो उसका नुकसान भी बीजेपी को ही होगा। और अभी भी ये अगर बात करें तो अगर 9 सीटों पर भी उपचुनाव होते हैं तो बीजेपी को ये सारी 9 सीटें जीतनी होगी, तभी जाकर वो भी कांग्रेस के बराबर 34 आंकड़ा बराबर कर पाएंगे। और अगर एक सीट भी हार जाते हैं तो उसका भी नुकसान बीजेपी को होगा। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।